हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करेंगे फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 34 की। देखो, आर्टिकल 33 और 34 में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल जो 33 था, जो आर्टिकल 33 था, वो इस बारे में बात करता था कि जो आर्म फोर्सेस है ना, उनके ऑफिसर्स के पास कुछ मौलिक अधिकार नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो उनकी इंटेंसिटी, उनकी मात्रा जितना नॉर्मल सिटीजन एंजॉय करते हैं उससे कम होगी। अब आर्टिकल 33 को ख़त्म करते वक्त हम लोगों ने एक टर्म यूज़ करी थी, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब जहाँ पर मिलिट्री का रूल हो एक पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई हो, वो डगमगा गई हो, वहाँ पर उथल पुथल हो, तो सरकार आर्मी को पावर दे देती है कि तुम अपने हिसाब से इस रीजन को रूल करो और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करो। भले ही तुम कैसा भी यहाँ पर लॉ लेकर आओ, तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये जो आर्टिकल 34 है ना, आर्टिकल 34 बेसिकली एक नागरिकों के लिए चेतावनी है कि जहां पर भी मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, तो आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने के ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आपके फंडामेंटल राइट जो है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडोमान निकोबार आइलैंड, जितनी भी जोग्राफिकल टेरिटरी इंडिया की, वहां पर हर जगह वैलिड है। लेकिन आर्टिकल 34 एक चेतावनी है, एक कैविएट है इस बात का कि जहां पर बेटा मार्शल लॉ लगा होगा ना, तो वहां पर जाकर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं तो अपने स्टेट के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी छत पर ऐसा ऐसा करता हूं, तो मैं यहां पर भी आके ऐसा करूंगा। ये चीज़ अलाउड नहीं होती। तो देखते हैं क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस और क्या है ये मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ की बात करी गई है। आर्टिकल 34 का जो टाइटल है वो कुछ इस प्रकार से है, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जिन जिन एरियाज में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट होता हुआ हमें देखेगा, उसका इम्पैक्ट मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 34 बेसिकली, मैंने जैसा कि बोला, एक नागरिकों के लिए एक चेतावनी है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है नागरिकों की फंडामेंटल राइट्स पर, आर्टिकल 34। और कब लगाता है? यहां पर सिर्फ कंडीशन एक ही है, जिन जिन एरियाज में मिलिट्री रूल यानी कि मार्शल लॉ जो है वो फोर्स में है, एक ऐसे किसी भी एरिया के अंदर जो कि हमारी इंडियन टेरिटरी में लाया करता है। यहाँ पर अन्य देशों की बात नहीं हो रही है, हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 34 को पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 34 विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही, उसके अंदर हम ये जान रहे हैं दैट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस on the enjoyment of fundamental rights when it comes to operation and force of martial area in any law of the country, in martial law in any area or territory of the country। ठीक है, तो ये एम्पावर करता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 मतलब ये करता क्या है, इट पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। यहाँ पर भी पार्लियामेंट को एक पावर दी गई है। अब ध्यान से समझना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर दोस्तों मैंने आप सबको एक फोटो दिखाई थी गूगल क्रोम से निकालकर, जहाँ पर असम की कुछ औरतें जो हैं, जब एफ्सपा वहाँ पर चल रहा है तो कुछ रिवोल्ट कर रही हैं, कि न्यूड परेड कर रही हैं। बेसिकली वो वहाँ पर एक बैनर लेकर के इंडियन आर्मी ने हमारा रेप करा है। अब अगर रेप करा है तो इतनी सारी औरतें जो धरना प्रदर्शन पर सड़कों पर उतर आई हैं, जिन जिन एरियाज में मार्शल लॉ देखा गया है, तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती क्यों नहीं है? ये कार्रवाई इसलिए नहीं होती है, पार्लियामेंट ने एक खुली छूट दे रखी होती है ऑफिसर्स को। ये नहीं बोल रखा होता है कि रेप करो या फिर किसी भी औरत की इज्जत और मान मर्यादा पर आप एक हावी हो जाओ। लेकिन फिर भी कुछ ऑफिसर जो होते हैं वो अपनी इस लिबर्टी को मिसयूज करते हैं। क्या है लिबर्टी, चलो जानते हैं इसे। आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को इस बात के ऊपर एम्पावर करता है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, जो भी ऑफिसर होंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जो होगा, अगर इसके उसके द्वारा कोई भी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कोई भी एक्ट अगर उसके द्वारा करा गया है, अगर वो ये पर्सन बोले कि जिस एरिया में मार्शल लॉ ऑपरेशन में था, मैंने ये पर्टिकुलर प्रक्रिया, ये पर्टिकुलर एक्ट यहाँ की मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस और लॉ एंड ऑर्डर के रिस्टोरेशन को देखने, रिस्टोरेशन के लिए करा है, तो उसको पार्लियामेंट उस गवर्नमेंट ऑफिसर को, या उस एरिया में काम कर रहे या उस एरिया में तैनात हुए सारे के सारे सरकारी अधिकारियों की, नॉर्मल अधिकारियों की, या कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्शल लॉ की, मार्शल लॉ के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको ये वर्ड ध्यान से देखना, इंडेमनीफाई कर सकते हैं। इंडेमनीफाई का वैसे मतलब होता है दोस्तों इम्यूनिटी देना। ये किस चीज़ से इम्यूनिटी होता है? गूगल क्रोम की जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पर्सन को हमें सिक्योर करना है अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी, कि इनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई भी
एक केस नहीं चलेगा, ठीक है, केस नहीं चलेगा। इनको इंश्योरेंस दिया जाता है, डेट दे आर इंश्योर्ड और दे आर गारंटीड, दे आर गारंटीड कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दे आर बेसिकली प्रोटेक्टेड। मैं आपको जैसे दिखा भी देता हूँ इन इंडेमनीफाई का मतलब। यहाँ पर देखिए, ये देखो मैं आपको जैसा कि बोल रहा था, सिक्योर अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। पर्सन को एक तरीके से इंश्योरेंस, एक गारंटी, एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योर कवर मिलता है कि अगर उसके द्वारा जहाँ भी एरिया में मार्शल लॉ ऑपरेटेड है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसकी स्मूथनेस, उसको मेंटेन करना, उसको रिस्टोर करना, ये अगर उसकी पावर है, वो इसी वजह से तैनात करा गया है, फिर वो कुछ भी करे वहाँ पर, तो इसके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। अब इसी ये जो लिबर्टी की विंडो जो मिल रखी है ना, इसी के तहत कुछ ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो रेप भी करते हैं औरतों का, ठीक है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फिक्टेड, फॉर फीचर ऑर्डर, या फिर कोई भी एक्ट जो है मार्शल लॉ के अंतर्गत अगर करा गया है, अगर ऑफिसर्स ने किसी भी बंदे के खिलाफ कोई भी सेंटेंस पास करा है, उसको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट दी है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर अरेस्ट कर रखा है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर अटैच कर ली है, कोई भी एक्ट अगर उनके द्वारा कर रखा है, तो इसके लिए पार्लियामेंट उनको कंप्लीट तरीके से इंडेमनीफाई करती है, ठीक है, कि वो दे आर फ्री, ठीक है। जो एक्ट है इंडेमनिटी का विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, इसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्ट्रावेंशन है। देखो अब समझ गए कि इतना ज़्यादा कंप्लेंट करने के बाद भी उन ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ होता क्यों नहीं है, बताओ। इस वाली विंडो की वजह से, एक तो पार्लियामेंट की ये इंडेमनीफाई वाली विंडो की वजह से, लिबर्टी की, और दूसरा किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। अब समझ गए आप। इरोम शर्मिला जी का स्ट्रगल, उनकी वॉइस, उनका कंसर्न, उन्होंने फास्ट क्यों रखा, बताओ। क्यों आफ्सपा की बात चल रही थी इसको हटाने की असम से, अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था, जो कि जब ये लगता है कहीं पर भी या फिर जहां जहां पर भी लगा रहता है, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि एडिटोरियल्स वगैरह में कवर होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम बैलेंस कैसे रखें इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की हस्तक्षेप, यानी कि कोर्ट का इंटरफेरेंस तो है ही नहीं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। आपने यहाँ पर आप देखो कि एक तो इंडेमनीफाई कर रखा है ऑफिसर्स को, प्लस आपने ये बोल रखा है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये चीज़ चैलेंज नहीं करी जा सकती है। तो हम इसको बैलेंस कैसे रखें फंडामेंटल राइट्स के साथ, ये से एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है कि मार्शल लॉ जिन जिन एरियाज में ऑपरेटेड है, आर्मी वाले तो कुछ भी करते, किसी को भी गोली मार दें, हर चीज जस्टिफाइड है, कोई होना ही नहीं है उनके खिलाफ कुछ भी। ऑफिसर जो है किसी को भी अरेस्ट कर ले, किसी को भी कितना भी टॉर्चर कर ले, एसिड की टंकी में डाल दे, खोलते हुए पानी की टंकी में डाल दे, रेप कर दे किसी का भी, बात तो मुद्दा तो सब सामने आएगा ना। डर तो उनको तब होना जब उनको सजा हो। जब इंसान को किसी प्रकार का डर ही नहीं है, तो वो तो फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा हमें इस मार्शल लॉ को नेगेटिव एस्पेक्ट में ही देखना है, लेकिन अगर कोई सड़कों पे अगर उतरा है कि ऑफिसर्स ने हमारा रेप करा, तो वो ऐसी थोड़ी ना मजे मजे में आ गया वहां पर सड़कों पे उतरते हुए, सच में पीड़ित औरतें हो सकती है वो। तो उनके जो मौलिक अधिकार जो भंग हुए हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट की वजह से कि बस एक नाम यूज हो रहा था वहां पर कि मार्शल लॉ इस एरिया के अंदर ऑपरेशन में है। तो अब उनका कंपनसेशन या उनके खिलाफ जो भी मेंटल टॉर्चर जो उनका हुआ है, जो साइकोलॉजी उनकी खराब हुई है इसकी वजह से, और फिर एक बात ये भी तो है ना, इसके ऊपर चर्चा बनती भी है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ आशिमा, अगर किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है, भगवान ना करे, किसी एक एरिया के अंदर, तो उसका तो देश की कानून व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाएगा। फिर ऐसे लोग हो सकता है नक्सलवादी भी बन जाए, या देश के खिलाफ ही कोई आर्म्ड रेबेलियन चलाने लग जाए। बताओ कि देश हमारी सुन नहीं रहा है, देश में हमारे अधिकारों की कोई इज्जत नहीं है, तो चलो इसी के खिलाफ बंदूकें उठा लो। बताओ, शायनी नहीं हो सकता क्या ऐसा? तो इसके ऊपर बैलेंस रखना, एक निगाह रखना बहुत जरूरी है, बट इट इज चैलेंजिंग ऑल्सो। क्योंकि हर जगह से जो विंडो ओपन है वो सिर्फ ऑफिसर्स और मार्शल लॉ के अंतर्गत
जो भी चीज़ है वो उन्हीं के फेवर के अंदर है। यहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती। अगर उनका कोई हानि हो गई तो यहाँ पर कोई रिट पिटीशन नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अब इंसान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो फिर वो डर डर के जिए, या फिर सहन कर करके जिए, या फिर इंसानों के दिमाग में आता है बहुत हो गया, डर को भी कहते हैं डर को भी तब तक डराओ जब तक वो सहन कर सके, उसके बाद तो हथियार ही उठेंगे फिर प्रशासन के खिलाफ। जो कंसेप्ट है मार्शल लॉ का, इसको हमने यूके के कॉमन लॉ से बोरो करा है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ से बोरो करा है इंडिया के अंदर। ये वाली बात आप याद रखना, अलग से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। मार्शल लॉ लेकिन कहीं पर भी, हालांकि बोरो हमने करा है लेकिन इसको हमने कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं लिखा नहीं है। देखो, इट हैज़ नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको एक चिट्ठा बनाने को बोला था कि ऐसी ऐसी टर्म्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना कि जो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प देंगे। अब देखो जरा, आर्टिकल 34 के अंदर पूरा का पूरा मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स इसका टाइटल है, लेकिन मजाक की बात यह है कि मार्शल लॉ कहीं पर भी डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लिटरली इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज के द्वारा रन करी जाती है, उनके खुद के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत, जो कि ऑर्डिनरी लॉ के सीमाओं के बाहर पड़ते हैं। यानी कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉज रेगुलेशंस कानून बनाए होते हैं वो उससे काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि मिलिट्री अथॉरिटीज उस रीजन के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। क्या ऐसी चीज़ अलाउड है? जी हाँ, पार्लियामेंट ने कंप्लीट तरीके से लिबर्टी दे रखी है अंडर आर्टिकल 34। तो यहां पर क्या होता है, देश में जो कोई भी अन्य प्रकार के ऑर्डिनरी लॉ जो चले हुए आ रहे होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। और जो गवर्नमेंट है, यहां पर गवर्नमेंट जो रन होती है ऐसे रीजन में, जब तक कानून व्यवस्था रिस्टोर नहीं होती है, वो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के द्वारा रन होती है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, मार्शल लॉ को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। राइटर हमें साफ तरीके से बता रहा है मार्शल लॉ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ। ठीक है, मिलिट्री लॉ जो है, मिलिट्री के खुद के, जैसे आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, उनके खुद के कानून होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इनके ऑफिसर्स को बिहेव करना पड़ता है। यानी कि वो जो कानून है वो ऑफिसर्स के लिए एक प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस वो ऑफिसर्स के लिए प्रोटोकॉल है। लेकिन यहां पर जो मिलिट्री या जो आर्मी अगर कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, वो किसके लिए बना रही है? ये इसका पालन किसको करना है? ऑफिसर्स को करना है क्या? उस रीजन में रहने वाले सिटीजन्स को करना है। वेरी गुड, इसमें है ना, जनता को करना है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मार्शल लॉ किसके लिए? सिटीजन के लिए। मिलिट्री लॉ किसके लिए? आर्मी ऑफिसर्स के लिए। ओके, देयर इज ऑल्सो नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑथराइज करे एग्जीक्यूटिव को कि वो मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर सके। यानी कि देख रहे हो, संविधान के अंदर कोई प्रॉपर तरीके से एक एक्सप्लिसिट नेचर के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को, सरकार को एक पावर मिल जाए कि अब वो डिक्लेयर कर सकता है कि इस, सरकार डिक्लेयर कर सकती है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मार्शल लॉ इतनी इतनी तारीख से इतने इतने बजे से ऑपरेट होने जा रहा है। ये चीज फिर आप कहोगे मार्शल लॉ एकदम से आ कैसे जाता है जब ये कहीं दे ही नहीं रखा संविधान के अंदर, ना ये टर्म दे रखी है ना इसका प्रोसेस दे रखा है, तो ये यूज कैसे हो जाता है? फिर ये आ कैसे जाता है? तो देखो, ये ना इम्प्लिसिटली गिवन है इन आर्टिकल 34 अंडर मार्शल लॉ। ये इम्प्लिसिट नेचर से गिवन है। ठीक है, ऐसा बोल रखा है आर्टिकल 24 में, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्रिस्टल क्लियर गिवन नहीं है, लेकिन सरकारी डिसीजन से ऐसा करा जा सकता है। लेकिन इस सरकारी डिसीजन को लिया कैसे जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे लिया जाएगा, ये चीज संविधान में गिवन नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये तो फिर सरकार की इच्छा अनुसार कहीं पर भी इंप्लीमेंट करा जा सकता है? बताओ, विच इज डेंजरस, है ना। और फिर हम ये भी कह सकते हैं, इससे तो इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं, जब उसका प्रॉपर फॉर्मेलिटी गिवन नहीं है तो सरकार फिर तो इसका मतलब कितनी भी ड्यूरेशन के लिए इसको अलाउ कर सकती है, फिर चाहे वो 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 111 साल हो जाए। बताओ, है ना। यानी कि इसके लगने की और हटने की कोई तय सीमा नहीं है, है ना, राइट।
मार्शियल लॉ लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, जो कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है सरकार को, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर ही इसको यूज करा जाए। यानी कि जब युद्ध हो, किसी प्रकार का कोई इन्वेजन हो किसी टेरिटरी के अंदर, इंसरेक्शन हो, किसी ने बंदूकें उठा ली हो प्रशासन के खिलाफ, किसी भी प्रकार का वहां पर आर्म्ड रेबेलियन हो, दंगे हो किसी भी प्रकार के, या फिर वॉलेंटरी तरीके से वहां पर जो देश के ऑर्डिनरी लॉ हैं उनकी वॉलेंट रेजिस्टेंस हो रही हो, कि जनता विरोध में आकर या कुछ दल या कुछ ग्रुप जो है वो विरोध में आकर हथियार उठाकर ये बोले कि हम तो उसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है, ये जो जस्टिफिकेशन है ना इसकी, कि वहां से जो आर्म्ड फोर्सेस है उसको रिपेल कर देना चाहिए। ठीक है, इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और ऑर्डर को रिस्टोर करा जा सके समाज के अंदर। मतलब इसकी जस्टिफिकेशन सिर्फ एक ही ग्राउंड पे दी जाती है कि जनता जनता या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्संस जो है वहां पर फोर्सेबल नेचर के थ्रू ऑर्डिनरी लॉ को डिफाई करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इस फोर्स को एक फोर्स ही तोड़ सकती है, ताकि वहां पर ऑर्डिनरी लॉ एंड कानून व्यवस्था को रिस्टोर करा जा सके। लोहे को लोहा ही काटता है, सिर्फ यही जस्टिफिकेशन है इसकी। जब मार्शल लॉ ऑपरेट होता है तो जो मिलिट्री अथॉरिटीज होती हैं, दे आर वेस्टेड विद एबनॉर्मल पावर, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल जब अलग अलग रीजन में जो भी ऑर्डिनरी लॉ की जो पावर्स होती हैं उस पावर से काफ़ी एबनॉर्मल पावर्स होती हैं। वो अपने हिसाब से जितने भी नेसेसरी स्टेप्स चाहें वो ले सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रेगुलेशंस ला सकते हैं कि सिविलियंस के उस रीजन में राइट्स क्या होंगे, सिविलियंस को किन किन अगर कानूनों को वो तोड़ते हैं तो कैसे कैसे पनिश करा जाएगा। इवन उनको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, फांसी की सजा भी दी जा सकती है, उनका एग्जीक्यूशन भी करा जा सकता है। सोच के देखो, सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मुद्दा गया कि ये कहकर कि सर जी ये क्या बात हुई, आपके पास तो पावर ही नहीं है इसको सुनने की, बाकी कोर्ट को तो छोड़ ही दो। क्या आप ये गारंटी ले सकते हो कि किसी भी पर्सन के जहां पर भी मार्शल लॉ ऑपरेशन में होगा, किसी के भी 1% भी मौलिक अधिकार जो होंगे वो उसका उल्लंघन नहीं होगा, वो वॉलेट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बड़े साल और बड़े महीनों तक ये मुद्दा जब ये पहुंचता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो डिक्लेरेशन है मार्शल लॉ की, इट डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ आ गया है तो सरकार या मिलिट्री अथॉरिटीज या मिलिट्री ऑफिसर ऐसा ना माने। इप्सो फैक्टो का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? ऐसा ना माना जाए कि ऑटोमेटिकली आप हमारे पास आ ही नहीं सकते। हेबियस कॉर्पस की जो रिट है, हेबियस कॉर्पस क्या था, हमें पर्सन को क्या करना है, प्रेजेंट द बॉडी। और सुगंधा तुम्हारी डिबेट खत्म हो गई ना, डेड बॉडी की लिविंग बॉडी है ना, ये किसकी बॉडी या कौन सी बॉडी है ना। तो ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, इसको सस्पेंड नहीं करा जाएगा। यानी कि जैसे मतलब मान लो किसी के कोई रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि सर हमें लगता है कि आर्मी वालों ने ना उस हमारे रिश्तेदारों को या फिर जो उस एरिया में रहते थे उनको मार दिया गया है। आर्मी वाले डिनाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उनको ये प्राउड फीलिंग हो रही है कि मार भी दिया हुआ तो कोई हमारे देश में क्या कर लेगा, हमारा कोर्ट वोट क्या कर लेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे तो कई लोगों का रेप कर कर या इधर उधर उनको मार कर या कैसी भी गोली वगैरह मार कर, किसी भी रीजन की वजह से ऐसे तो लोगों को मारा जा सकता है। ऑफिसर जो हो सकते हैं वो क्रूएल भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कृपया ये ना मान लें कि जिस भी एरिया में मार्शल ऑपरेशन में है तो ऑटोमेटिकली हेबियस कॉर्पस की जो रिट है हमारे पास या हाईकोर्ट जाने की वो सस्पेंड हो गई। नहीं, इस केस में होगा क्या कि वो पर्सन या उसकी फैमिली या कहीं पर भी उसने जिसको फोन लगाया तो कोर्ट में जाकर एक रिट पिटीशन अगर कोई फाइल करे हेबियस कॉर्पस की, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि प्रेजेंट करो इस घर में वो रहते थे, और ये आर्मी से बोलेंगे कि तुम्हारी निगरानी में था ना ये एरिया, तो पता लगा और उसे हमें हमारे 24 घंटे के अंदर अंदर या 72 घंटे 48 घंटे जैसा भी कोर्ट ने टाइम दे रखा है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो। नहीं कराना तो इस ऑफिसर की खैर नहीं। समझ गए? तो ये चीज थोड़ी सी सांस लेने का मौका देती है, दोनों नाक से नहीं लेकिन एक नाक से तो एटलीस्ट देती है सांस लेने का मौका। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वाली बात बोली तब सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस जाने लगे। क्योंकि एक बात बताओ ना, ये जो फोटो है जिसमें सौगंधा, मुझे एक बात बताओ कि आर्मी ने हमारा रेप करा है, जो असम के जो प्रदर्शन है, ये तो हमारे सामने आ ही नहीं पाती अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देता तो, है ना। ये बात भी नहीं आ पाती हमारे सामने तो।
है कि नहीं? तो जो डिक्लेरेशन है मार्शल लॉ की अंडर आर्टिकल 34, ये नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन से अलग है अंडर आर्टिकल 352। और इस चीज़ की समरी जो है वो देखी जा सकती है यहाँ पर, जैसा कि हमने बात करा था यहाँ पर मार्शल लॉ वर्सेस नेशनल इमरजेंसी प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर। क्या आप सभी को ये वाली चीज़ समझ में आई अच्छे से? 34 समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।